बात करने से या उनकी बात उठाने से उनका दमखम कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं साहब का कि आपने इस मुद्दे को उठाया और आपने इस पर बात करने के लिए, चर्चा विमर्श करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया। तो मैं शुरुआत में अपनी बात जो शुरू करूँगा कि मुझे बोला गया था कि मैं सफाई कर्मचारियों की समस्या पे बोलूँ, और इस समय जो समस्या हमें देखने को मिल रही है मैनुअल स्कैंजिंग एक्ट जो 2013 में जो रिहेबिलिटेशन एक्ट आया था उसके इम्प्लीमेंटेशन की, जो आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2013 में एक कानून आ जाता है, पार्लियामेंट में कानून पास हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी निरंतर सीवर डेथ, सेप्टिक टैंक में डेथ चली आ रही है। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा और समझाना भी चाहूँगा आपको कि जितने भी हमारे ट्रेड यूनियन के नेता हैं, सफाई कर्मचारी वर्ग की जो राजनीति करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इस बात की समझ हो कि वो मैनुअल स्कैंजिंग एक्ट में क्या क्या है। तो मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे आपने अगर मेरे सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आप देखते भी होंगे कि मैं निरंतर काम मेरा मैनुअल स्कैंजिंग एक्ट से ही है, और मैं निरंतर जो कंपनसेशन भी है और जिसे भी सजा करानी है, जैसे FIR करानी है, तो मैं उसमें अपना दमखम से मैं काम करता हूं, जो कि फ्री लीगल एड ग्रुप फॉर शोषित है, रजिस्टर्ड 1981, जिसमें भगवान दास जी उसमें फाउंडर मेंबर है। मैं वो उसमें मैं सेक्रेटरी के तौर पर काम करता हूँ। जो मैनुअल स्कैंजिंग एक्ट ये 2013 में आया था, और फिलहाल जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सब हम रोडों पर निकलते हैं तो साइड में आपने देखा होगा कि हमारे लोग नालियों में घुसे होते हैं, सीवरों में घुसे होते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो और लोग हैं, और जाति के लोग हैं, उनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती। वो कम से कम ये देख ले कि एक व्यक्ति, जैसे आपने भारत में देखा होगा कि हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन इस 21वीं सदी में हमारा आदमी आज भी सीवर में है। तो इस चीज़ के लिए हमें एक शेम करना चाहिए सरकारों पर भी और इस भारत की व्यवस्था पर भी, जो आज तक भी हमारे समाज का व्यक्ति नाली में और सेप्टिक टैंक में घुस कर मर जाते हैं। तो सबसे पहले जो ये मैनुअल स्कैंजिंग एक्ट रिहेबिलिटेशन 2013 का एक्ट है, जैसे ही कोई हमें व्यक्ति सीवर में या सेप्टिक टैंक में घुसा मिलता है तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, डॉक्टर बलराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैनुअली तरीके से आप किसी व्यक्ति को कूड़ा या करकट या हैजर्डस क्लीनिंग या सेप्टिक टैंक में नहीं घुसने दे सकते। जैसे कि 2018 में आपने देखा होगा कि SOP आया था और SOP में 11 सेफ्टी मेजरमेंट रखे गए थे जो सेफ्टी गियर थे, लेकिन उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो मैं केस, एक नोएडा में जो अभी एक केस हुआ था, जिसमें एक शिवा नाम का जो व्यक्ति था जो सेप्टिक टैंक में डूबने से उसकी डेथ हो जाती है, सॉरी सीवर में डूबने से डेथ हो जाती है, तो उसको तुरंत के तुरंत 5 लाख का जुर्माना भी हुआ और उसमें FIR भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे समाज की एक बड़ी समस्या है, उस टाइम पे उसकी बीवी को नौकरी भी मिल गई, 24/7/2026 को उसकी नौकरी भी मिल गई है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हमारा जो समाज है, अगर सेप्टिक टैंक में सीवर में डेथ कर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यह समझते हैं कि उनको कंपनसेशन मिल जाता है, और उसके बाद सोचते हैं कि हमें किसी को कोई सजा नहीं करानी और ना ही लिटिगेंट्स में जाना। तो जब मैंने उस परिवार की हेल्प करने की चाहिए तो मैंने उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से मैंने नोटिस कराया, और नोटिस होने के बाद उस परिवार को 5 लाख रुपए मिले गए और 25 लाख अभी पेंडिंग है, और उसकी बीवी को नौकरी मिली गई। तो लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे भारत का जो हमारा वाल्मीकि समाज है, स्पेशली आप उसको देखो, जब मैंने उनसे बोला कि समस्या सिर्फ हमारा कंपनसेशन नहीं है, समस्या हमारी ये है कि हमें उनको सजा भी करानी है, तो लेकिन उस परिवार ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हमें तो पैसे मिल जाएंगे, हमें किससे क्या कोर्ट कचहरी करना है, और कोर्ट कचहरी में जाके हमें किस के मुकदमेबाजी करनी है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा व्यक्ति बिल्कुल भी लिटिगेंट्स में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो परसों 27 तारीख को एक गाइडलाइन आई है, उन्होंने 5 स्टेट को कंटेम्प्ट इशू करने की बात कही गई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले तो जो ये मैनुअल स्कैंजिंग में जो हमारा आदमी घुसता है, ये कभी भी डायरेक्ट कोई जो सरकारी जो जई होता है, जो इंजीनियर होता है, वो उसके संपर्क में नहीं होता है, क्योंकि उनका एक ठेका छूटता है, और ठेका छूटने के बाद उस ठेके व्यवस्था में वो व्यक्ति 3rd पर्सन के तौर पर वहाँ पे सफाई करने जाता है या नाला निकालने जाता है। अब आप ये देखिए जब उसकी डेथ हो जाती है तो आफ्टर द डेथ तो वो पुलिस प्रशासन उसमें मैनुअल स्कैंजिंग एक्ट भी लगा देता है और SC/ST एक्ट भी लगा देता है और BNS की धारा भी लगा देता है, जिसमें कि 7 साल से कम की सजा है, कोई ठेकेदार जेल नहीं जाता। लेकिन जो मैंने भी 2 मुकदमे दिल्ली में उठा रखे हैं कि मैं चाहता हूं कि प्रिवेंशन बेस पे FIR हो, क्योंकि जब तक प्रिवेंशन बेस पे FIR नहीं होगी तब तक हम इस मामले को सुलझा नहीं सकते।
और जब मैंने इस बात का इनिशिएट लिया तो आप ये देखिए कि मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट की समझ ही नहीं है आज तक भी किसी को, क्योंकि उसमें डीएम को भी गाइडलाइन है और जो हमारे एसएचओ जो डीसीपी उनको भी गाइडलाइन है। उसमें साफ साफ ये कह रखा कि आप महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि आपके यहाँ पर मैनुअल स्पेंडिंग होती है नहीं होती है, और उनको आप उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे और उन बच्चों को रिहेबिलिटेशन भी करेंगे। लेकिन जब मैं थानेदार एसएचओ से बात करता हूँ कि आप भाई मैंने यहाँ पे मैनुअल स्पेंडिंग हो रही है और यहाँ पर आप एफआईआर कीजिए जेई पे या जो भी पीडब्ल्यूडी का जो अधिकारी था, तो उनका सिर्फ कहना यह था कि पीडब्ल्यूडी का अधिकारी इसमें डायरेक्ट इंगेज नहीं है, क्योंकि अगर आपने टोर्ट एक्ट पढ़ा हो तो उसमें डायरेक्ट लिएबिलिटी उसमें डायरेक्ट इनकी पीडब्ल्यूडी अधिकारी के नहीं होती। वो जो थर्ड पर्सन उसको वहां से जो हमारा ही आदमी होता है वो भी, तो वो उसको वहां पर लेकर आता है और वो उसको मैनुअल स्पेंडिंग कराता है। तो ये बड़ी समस्या चली आ रही, तो उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं करी, जिसमें हम हाई कोर्ट भी गए हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने मुकदमा डाल रखा है। उसमें कल ही सुनवाई थी, जिसमें जज साहब ने हमें बोला भी है कि मैं इस एक्ट को पढ़ लेती हूँ और इस एक्ट को पढ़ने के बाद मैं इस पर आपका फैसला भी दे दूंगी। तो ये जो एफआईआर होगी भारत की पहली एफआईआर होगी जो सिर्फ प्रिवेंशन बेस पर हुई है, क्योंकि अब तक जितनी भी मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट में एफआईआर हुई है वो हुई है आफ्टर द डेथ, जो सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाती है। तो ये समस्या हमारी बहुत घृणित रूप ले चुकी है, क्योंकि आज मैं देखता हूं कि कोई ट्रेड यूनियन के लोग भी हैं वो भी इस बात की समझ नहीं रखते हैं। तो मैंने देखा कि जब कि वहां पर मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट की समझ नहीं थी, तो मैंने अपने एरिया में जो पूरे दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मैंने पोस्टर लगाए ताकि मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट से लोग अवेयर हो जाए और उसकी कैंपेनिंग करी। लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि जो हमारे ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे इस मामले में। उनकी सिर्फ राजनीति सफाई कर्मचारी को सिर्फ पक्का कराने को लेकर या उनकी हाजिरी या ऑर्डर कराने को लेकर ही चलती है। ये जो सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या पर काम करना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें एमसीडी की पूरी लिएबिलिटी बनती है और सेक्शन 11 से लेकर 19 तक सिर्फ इसमें यही बात की गई है कि जो नगर निगम होता है आपका क्षेत्रीय, उसको पूरी लिएबिलिटी है कि वो उस मामले में इंटरवेन करें और हर साल और हर महीने रिपोर्ट फाइल करे कि आपके एरिया में मैनुअल स्पेंडिंग होती है नहीं होती। तो मैं आपको थोड़ा सा इस सेक्शन से अवेयर करना चाहता हूं कि जो मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट का सेक्शन 5 और 7 साफ साफ ये कहता है कि किसी भी इंसान को हाथ से मैला धुलवाना या बिना सुरक्षा उपकरणों के सेप्टिक टैंक या सीवर में पूरी तरह से गैर कानूनी और प्रतिबंधित है। फिर ये सेक्शन 7 और 8 में इसको डेफिनेशन कर रखा है, और सेक्शन 9 में इसमें ये बोल रखा कि अगर कोई व्यक्ति नाले या सेप्टिक टैंक या सीवर में आपको डूबा मिलता है या सफाई करते मिलता है तो आप उसको सेक्शन 9 में उसको सजा करा सकते हैं, जिसमें कि 2 साल की सजा है और 2 से 5 लाख का जुर्माना भी है। लेकिन जब एफआईआर नहीं होगी तो जुर्माना कैसे होगा? लेकिन जैसे ही आप सेप्टिक टैंक में या सीवर में डेथ हो जाती है तो पुलिस प्रशासन तुरंत एफआईआर कर देता है हमारे लोगों को दिखाने के लिए कि हमने एफआईआर कर दी है। अब उसमें भी आप अगर आप कानून की समझ रखते होंगे तो उसमें भी है कि 7 साल से कम की सजा में कोई भी अधिकारी जेल नहीं जाता। तो सेक्शन 22 जो मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट का है वो ये कहता है कि ये जो ऑफेंस है, क्योंकि एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें गैर जमानती वारंट इसमें इशू हो जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कानून बन जाने से आपकी जिंदगी बदल गई या हमारी जिंदगी बदल गई या हमारे समाज की जिंदगी बदल गई? आज की जब भी कोई भाई बिना सुरक्षा साधनों के अंदर सीवर में जाता है तो हमारे समाज को सबसे बड़ा शेम करना चाहिए उसमें, और सबसे ज्यादा जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है। लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग भी इस पर बात करना नहीं चाहता, इन मुद्दों के लिए जानकारी नहीं रखना चाहता या इन मुद्दों पर काम करना नहीं चाहता। और सबसे जो अहम इसमें धारा है, धारा 22 जो सेक्शन 22 है, वो इसमें रिहेबिलिटेशन की बात करता है कि जो ये मैनुअल स्पेंडिंग एक्ट है कि इसमें रिहेबिलिटेट कैसे करें। तो सेक्शन जो 22 है वो बच्चों के जो मैनुअल स्पेंडिंग करते पाए गए व्यक्ति के बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने की बात की गई है और उनको रिहेबिलिटेशन की बात भी की गई है। लेकिन ये कानून किसी भी रूप में आज तक भी मैं देख रहा हूँ कि प्रभावी रूप से सिस्टम में लागू नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारी समस्या हमारे सामने आ रही है। और जो इसकी सेक्शन 33 है वो ये स्पष्ट निर्देश देती है कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मशीनों से होनी चाहिए, और आज भी आप देख रहे हो कि वो इंसान हाथों से कर रहा है। और जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 के अंदर जो क्षेत्रीय डीएम होता है उसको साफ साफ ये गाइडलाइन दे रखी है कि आप इस मामले में जो भी इंटरवेन करेंगे और रिपोर्ट फाइल करेंगे। लेकिन मैंने आज तक जो मैंने आरटीआई जो लगाई है अब तक मैंने किसी भी जिले में कोई ऐसा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं देखा जो इस मामले पे अपनी कोई रिपोर्ट फाइल सफाई कर्मचारी आयोग को करता हो या हमारी भारत सरकार को करता हो।
अभी आपने देखा होगा कि 27/7/2026 को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, डॉक्टर बलराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में, जिसमें साफ साफ क्लियर कहा गया है, तो उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने 5 स्टेट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश, इनको ये कहा गया है कि हम आप पे कंटेम्प्ट नोटिस इशू करेंगे क्योंकि आपने इस एक्ट को प्रभावी रूप से अपने क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया। अभी पिछली साल की बात है, जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, अभी रनिंग में है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर माइनर बच्चे, वो भी हमारे समाज के, जब वहां पे शिविरों में घुसे हुए थे, तब हमने वहां कंप्लेंट करी और कंप्लेंट करने के बाद हमने फाइल करके हमने वहां पे जब एप्लीकेशन लगाई, तो उसमें हमें देखने को मिला कि हमने कोर्ट को समझाना में मुश्किल हो गया कि आप पूरे भारत की बात करते हो, भारत की 177 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ने यहाँ पर एफिडेविट फाइल किया कि हमारे क्षेत्रों में मैनुअल स्कैनिंग नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही हो रही है। तो ये सबसे बड़ा शेम हमारे सुप्रीम कोर्ट भी है, जो कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत सरकार विधायिका से अलग पावर रखता है, लेकिन आज भी इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। तो ये हमारे सामने बहुत समस्या आ रही है सर, और इस समस्या का समाधान जब तक नहीं हो सकता, जैसे कि हम प्रबुद्ध भारत संघ, जब तक हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग इस मामले में इंटरवेन नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए, जब ये अब एक्ट आ चुका है, कानून है इस पे कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हो रही है, तो ये समस्या उन लोगों की नहीं है, ये दुर्भाग्य उन लोगों का नहीं है, ये दुर्भाग्य हमारे, हम जैसे लोगों का, कि हम अपने पढ़े लिखे होकर अपने समाज के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। क्योंकि हमें समझ थी, हम समाज के अपने उन लोगों को बचा सकते थे जो इस एक्ट से अवेयर नहीं है, लेकिन हम नहीं बचा पाए। आज हम शिक्षा की बात करते हैं सर, हम समाज के अंदर सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक समता की बात करते हैं और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात करते हैं। तो जब मैं सफाई कर्मचारी वर्ग की तरफ देखता हूं, आजादी से पहले भी यही हालात थी और आजादी के बाद भी यही हालात है। आज भी हमारा आदमी नाली में गले तक घुसा हुआ है, और इस बात पे चर्चा करने की तो दूर, कोई इस बात उस तरफ देखता भी नहीं है। अभी आप यहां से जाओगे तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो अब मई जून जुलाई का जो मौसम होता है, सबसे ज्यादा समस्या दिल्ली में होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सीवर लाइन होती है, ये जाम हो जाती है, चौक हो जाती है। तो इनके पास कोई ऐसा, जैसे सर आप बताओ कि आप लंदन से आए हो, लंदन की मैंने स्टडी करी सफाई कर्मचारियों पे। पहली बात तो वहां पे कोई भी जो ये काम है कोई जातिगत आधारित नहीं है, कास्ट बेस ये काम नहीं है। अगर ये काम कोई व्यक्ति कर भी रहा है तो उसके प्रति घृणा भाव नहीं है, उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार है। उसको वहां पे हेल्थ इंजीनियर बोला जाता, कि कम से कम कि हेल्थ इंजीनियर शब्द, जैसे मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में, हमने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनको हमने लिखा भी था कि पूरे भारत में जो सफाई कर्मचारी की जो स्थिति है कि सफाई कर्मचारी नाम ना हो, तो ऑफिशियली तरीके से और गजट निकाल के आप ये साबित करो कि कम से कम आप इस वर्क को स्किल वर्क में करो, और इस सफाई कर्मचारी वर्ग को हटाकर आप कम से कम उनका नाम हेल्थ इंजीनियर कर सकते हो। क्योंकि आप ये देखिए, हेल्थ इंजीनियर शब्द के ऐसा शब्द है जिससे हमें पता लगता है कि आप हमारी हेल्थ की देख रेख कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा डिसेम है। और लेकिन आज जो दूसरे समाज के लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए या उनकी शिक्षा क्यों मजबूत नहीं हो पाई, अब आप ये देखिए कि जब हमारे पूर्वज थे, मेरे दादा दादी या आपके पूर्वज भी रहे होंगे, सुबह के 3 से 4 बजे उठकर जब वो ड्यूटी चले जाती थी, हमारी बहन बेटियां या हमारी माँ, तो उस समय उनके बच्चों को कौन पढ़ाता लिखाता होगा, उनके बच्चों को मूलभूत सुविधाएं कौन देता होगा, नेसेसरी एकोमोडेशन कौन देता होगा। आज तक किसी समाज में ऐसी चर्चा नहीं हुई है, जो कि हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। आज वाल्मीकि के नाम पर हम इतनी बड़ी बड़ी जयंतियां निकाल देते हैं, वाल्मीकि के नाम पर इतने बड़े बड़े सामाजिक समारोह कर देते हैं, लेकिन कहीं भी हमारी बात इन मुद्दों से रिलेटेड नहीं होती। तो ये भी हमारे लिए बड़ा ही अपमानजनक है। और मैं समझता हूं कि हम प्रबुद्ध जनों को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जो ये सफाई कर्मचारी वर्ग की जो ये समस्या और समाधान जो आज हमने ये टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे हमें काम करना चाहिए। अगर आप इस मामले पर कार्य नहीं करते, इन सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए काम नहीं करते, तो आप, मुझे लगता है कि चाहे आप कमिश्नर हो, चाहे आप डीएम हो, चाहे आप रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी हो, मुझे लगता है कि आप अपने समाज के साथ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे हो। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ सर, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे भी निकलना है, और मैं सिर्फ लीगल पे बोलना चाह रहा था, तो मैं लीगल पे ही मैंने अपनी बात रखी है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।